तो चलिए अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में सीएम योगी ने दारोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संदेश भी दिया है। और साथ ही योगी ने सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जनता का जनसेवक बनकर काम करने की जिम्मेदारी बताई है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में पुलिस ने 1.5 लाख से ज्यादा पद ये खाली पड़े थे। ये भी उन्होंने कहा है कि पीएससी कि 54 से अधिक कंपनियां इसमें समाप्त कर दी गई थी। अग्निशमन विभाग के पास उपकरण नहीं थे, आज अत्याधुनिक उपकरण आग बुझाने के लिए मौजूद हैं। 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएससी की 3 नई महिला बटालियन का गठन भी किया जा चुका है और साथ साथ कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएससी की नई बटालियन की गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की जगह रिक्त थी, उन्हें पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। आज उसकी नई प्रकृति बदली है। विकास के साथ तकनीक से सक्षम युवा उस दिशा में कैसे प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति हमारे मन में जब होगी, तब हम उसको अपने नियंत्रण में ले पाएंगे। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो नहीं प्रभावी कदम उठा पाएंगे। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 18 रेंज में 18 साइबर थाने प्रस्तावित किए हैं। शेष अन्य जनपदों में भी वहां पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए थानों के गठन की कार्रवाई और हेल्प डेस्क के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है कि प्रोसिक्यूशन लागू करने वाला देश का सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कोई भी राज्य आएगा वह उत्तर प्रदेश से आधे से कम में है। यानी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग इस दिशा में आगे लगाई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस के इसी रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 1973 से मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां उमेश पाल के घर पर लगातार राजनीतिक पार्टियों के लोगों का आना जाना बना हुआ है, तो वहीं अपना दल एसके प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल उमेश पाल के घर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कानून उनको सजा भी देगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी और की नहीं है। इससे पहले भी 18 साल हो गए, एक भी रिजल्ट कोई नहीं दे सका। और जब मेरी सरकार बनी है तो उसमें भी रिजल्ट दिया था। इसमें तो मेरे कार्यकाल में उसने दुस्साहस किया है, मेरी सरकार में किया, उसको रिजल्ट मिलेगा। आप देखिएगा बस। 48 घंटे हो गए, अभी तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ आप भरोसा करिए, 48 घंटे मान रहा हूँ,
48 घंटे से 56 भी घंटे हो सकते हैं, लेकिन आपको निश्चित है जो सही उसमें दोषी है वो दोषी जो है पकड़ा भी जाएगा, उसके साथ वो बर्ताव होगा जो आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। और वही संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। तो वहीं सीएम योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही है, जिसके बाद एसटीएफ ने मुस्लिम हॉस्टल से एक छात्र को दबिश देकर गिरफ्तार किया। वहीं उमेश पाल की हत्या के बाद विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। जहां राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हो गई, जिसके बाद अब राजनीति गर्मा गई और हमारे साथ एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता फरहान साहब हैं और फरहान साहब से हम बात करेंगे किस तरह से वो देखते हैं और क्या उनका कहना है इस पूरे मामले में। फरहान जी, आपको जनता टीवी में स्वागत है। मुस्लिम हॉस्टल में भी रेड पड़ी है और किस तरह से सीएम योगी का बयान है कि मिट्टी में मिला देंगे। आज उनके घर सिद्धार्थनाथ भी गए थे, उन्होंने भी कार्रवाई का बड़ा आश्वासन दिया। किस तरह से देखती है एमआईएम, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेलियर है लाइन ऑर्डर के मामले में। ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी कहती है। एनसीआरबी का राष्ट्रीय आंकड़ा का डाटा है कि 15,600 हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में और 15,900 तकरीबन बलात्कार हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि और एनसीआरबी ये भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 1 घंटे के अंदर 1 बलात्कार और 4 हत्याएं हो रही हैं और न जाने कितनी छिनैती और अपहरण, ऐसी तमाम और भी वारदात है। दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, मुस्लिम उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये अपने सिस्टम को, जो फेलियर सिस्टम, उसको पर्दा डालने के लिए वो दूसरों को उत्पीड़न करने का काम कर रही है। जैसे मुस्लिम हॉस्टल में छापेमारी मुस्लिम हॉस्टल में आपको कोई क्लू मिला होगा या जबरन आप मुस्लिम हॉस्टल को ही टारगेट बनाते हैं? हॉस्टल तो कई तो थे, सब जगह छापेमारी करते, मगर आपको लगा नहीं मुस्लिम यहाँ दिखाएंगे तो इससे थोड़ा सा सांत्वना मिलेगी। सांत्वना के लिए नहीं, रिजल्ट दीजिए। इतनी बड़ी वारदात हो गई है, इस वारदात छोटी वारदात नहीं है। मुस्लिम हॉस्टल से कोई अरेस्ट भी किया है? हाँ, किसी को हमें भी सुना है किसी को अरेस्ट किया है। अब देखते हैं कि किसी निर्दोष को तो नहीं अरेस्ट किया है। अगर किसी निर्दोष को अरेस्ट किया होगा तो एमआईएम पार्टी मजबूती से उसके साथ खड़े रहकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। सीएम योगी के बयान को किस तरह से देखते हैं संक्षेप में? सीएम योगी का जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मिट्टी में मिला देना, इतने दिन से संरक्षण दे रखा है, मिट्टी में मिला देने की बात कर रहे हैं। न जाने कितने माफियाओं को वो ये कहते हैं। आज लिस्ट भी ऐसी है, मैं नाम के नहीं गिनाना चाहता हूँ, 40 ऐसे माफिया हैं जिनको क्या नाम है वाई कैटेगरी की उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दे रखी है उत्तर प्रदेश की सरकार, और वो अगला टिकट पाने जा रहे हैं पार्लियामेंट का। ये थे हमारे साथ एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता फरहान साहब, जिन्होंने अब बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े किए। अब देखना होगा आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है और आगे क्या होता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं प्रयागराज में राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की निर्मम हत्या में अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे संदीप निषाद ने जिस बहादुरी और दिलेरी से लड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान किया है, उस गांव में आज शहीद की तरह पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। इस मौके पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने परिवार के लोगों को ढांढस भी बंधाया और सांत्वना भी दी। देखिए, मैं पीड़ित परिवार को ढांढस बनाने आया हूँ और इन्हें आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरी सरकार और हम मंत्री डॉक्टर संजय हमेशा खड़े रहेंगे। और अब उससे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उस बेटे के जो सपने हैं और पिता ने जो सपने देखे थे उसको सब किसी भी तरीके से साकार करेंगे। और इस परिवार के साथ हम लोग जो भी हो सकता संभव, जो सरकारी तंत्र है जिस तरीके से हो सकता उससे बेहतर करने का काम करेंगे। और अभी बात हो रही है अधिकारियों से, जिस तरीके से भी उनके उसे परिवार, उनके भाई, उनके पिताजी, जो भी सम्मान हो सकता है वो पूरा हम लोग करेंगे। और वे सहारनपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश से माफियाओं के समूल विनाश के लिए संकल्पित है। प्रयागराज में हुई घटना समाजवादी पार्टी के पाप का ही नतीजा है। सपा शासनकाल में तत्कालीन सरकार ने माफियाओं को पाल पोस कर बढ़ाया था। हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि सभी अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जो कि एक नजीर भी बनेगी। प्रयागराज में घटना हुई है वो समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही उन्होंने पाल परोस के इतने बड़े किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार माफियाओं के
सामूल नष्ट के लिए संकल्पित है और सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बन सके। और हम सब लोग इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं, हमें दुख है सबको, और पूरी पार्टी और हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पित है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए कल विधानसभा में भी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और हम लोग संकल्पित होकर माफिया तंत्र, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सत्ता के संरक्षण में लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्हें निश्चित रूप से समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सपा नेता और प्रवक्ता अमीक जमई ने भी कड़ी आलोचना इसकी की है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी राज्य के एक सोपीस पावर की म्यूजियम को दर्शाता है। मनीष सिसोदिया जी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह देखा है कि विपक्ष किसानों के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, युवाओं के सवाल पे पूरे देश में रैलियां कर रहा है, पूरे देश में विपक्ष किसी न किसी वजह से इकट्ठा हो रहा है, तो ये विपक्षी एकता पर एक ऐसा प्रहार है कि जो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो ये हिमाकत हुई है उसको महंगा पड़ेगा। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप पूरे विपक्ष को जेल में रखना चाहते हैं, आप इंदिरा जी बनना चाहते हो, आप तानाशाह बनना चाहते हो। इस टेम्पर की, इस तानाशाही की भारत में कभी भी कोई स्थान नहीं रहा। समाजवादी पार्टी मनीष सिसोदिया जी के साथ जो कुछ हुआ है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हुए अपनी सॉलिडेरिटी श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ दिखाते हैं। और वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय सिंह ने भी बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर भी बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। दिल्ली के एक नेक, एक सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी, आज उनको गिरफ्तार कर लिया मोदी जी की सरकार ने। मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। जैन साथियों, मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करके, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके मोदी जी को एक गलत फहमी है कि आम आदमी पार्टी का कारवां रुक जाएगा। और वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और स्क्रीन पर आपको ये ट्वीट दिखाते हैं किस तरह से ये ट्वीट उन्होंने किया है। और ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर साबित ये कर दिया है कि बीजेपी सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। इसलिए अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, लेकिन संघर्षहीन लोग जेल जाने से डरते नहीं हैं। सच को भला कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमीनाबाद के अमेठी हाउस के पास बड़ी घटना घटी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, प्लास्टिक का गोदाम ये बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं और आग को कंट्रोल करने की जद्दोजहद चल रही है। बिल्डिंग से मोहम्मद तला का ये प्लास्टिक का गोदाम है और फिलहाल आग को कंट्रोल करने की कोशिश ये लगातार जारी है। दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे हुए हैं और रात हो चुकी है जिस वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये भीषण आग लगी हुई है। प्लास्टिक का गोदाम ये बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी है। बिल्डिंग के पहले माले पर यह गोदाम था। और वह यूपी के संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित जाफर अली ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए बड़ी कार्रवाई की मांग की है। और यह मामला अब खलीलाबाद क्षेत्र के मगहर का है जहां पर 11
विश्वा खाली जमीन पर कब्जा का यह आरोप लगा है। हम आए हुए हैं शाहिद अली के काना पक्ष में आए हुए हैं, उनके काना समर्थक में आए हुए कि काना उनको इंसाफ जमीन का मामला है जो काना भू माफिया लोग पूरा कब्जा कर। और वही नगर विकास मंत्री ने नहरों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और बेहतर व्यवस्था करने की समीक्षा उन्होंने की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी निकाय 1 मार्च से चिन्हित नगरीय पार्क में योग दिवस से शुरू होगा। इस दौरान उन्होंने आयुष चिकित्सा कार्यक्रम के लिए भी सुचारू व्यवस्था करने की बात कही है। नगर निकायों के लगभग 1000 अधिकारियों कर्मचारियों के साथ आज हमने सुबह सुबह वर्चुअल मीटिंग किया। विशेष रूप से उन्हें G20 और ऐसे हमारे और दिल्ली में रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान मौलाना अरशद मदनी की ओर से दिए गए बयान को लेकर सनातन धर्म से जुड़े साधु संत मदनी के बयान के विरोध में खड़े हो गए हैं, जिसके चलते पिछले दिनों से ही मौलाना मदनी के बयान का विरोध लगातार जारी है। योग साधना आश्रम बगरा के महंत स्वामी यशवीर सरस्वती महाराज ने पिछले कई दिनों यह ऐलान किया था। मुद्दा यह है, अभी कुछ समय पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में मुसलमानों का बहुत बड़ा आयोजन था और उस आयोजन में और वे जनपद मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ से शुरू हुई शहीद सम्मान यात्रा हृदय स्थली शिव चौकी परिक्रमा कर वापस काली नदी स्थित शहीद प्रशांत शर्मा की नवनिर्मित मूर्ति स्थल पर संपन्न हुई है। आपको बता दें कि आगामी सोमवार को शहीद प्रशांत शर्मा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और वे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को धमकी मिली है। धमकी में केस को वापस लेने की बात यह कही गई है। केशव मंदिर के पक्षधर भृंगबंशी आशुतोष पांडे को मोबाइल पर कॉल ये आई है, जिसमें धमकी उनको मिली है। धमकी देने वाले ने अपना नाम फैजल रहमान बताया है। पीएफआई का एजेंट भी उसने बताया है। अभी 1:28 पर एक व्यक्ति जो अपने आप को एक बड़ी विदेशी एजेंसी का एजेंट बता रहा था, मुझे धमकी दे रहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से पीछे हट जाओ। मैं उन लोगों को बताना। और मथुरा में हाथी अस्पताल में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हाथियों की स्वास्थ्य देखभाल कार्यशाला का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें यूरोप और अमेरिका से आए अंतर्राष्ट्रीय हाथी विशेषज्ञ इसमें मौजूद थे। और कार्यशाला का उद्घाटन आज कई वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ मुख्य अतिथि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर पराग निगम की अध्यक्षता में किया गया है। कार्यशाला 3 मार्च 2023 तक चलेगी, जिसमें 5 दिनों तक भारतीय पशु चिकित्सकों को मथुरा स्थित वाइल्ड लाइफ SOS हाथी अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक तकनीक और हाथियों में होने वाली बीमारियों के इलाज का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है। और उसके बाद सीएम धामी प्रेमनगर आश्रम में चले मुकाबले में वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखाड़े के सचिव को भी उनसे उनकी मुलाकात हुई। बात आएगी तो जिलाधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से कहा कि संतों से हम अखाड़ों से राय लेंगे, तो वो विषय जब हमारे संज्ञान में आएगा तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अगर विकास की कोई बात आती है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के विरोध करेगा, उसको अखाड़े उसको मानेंगे नहीं। तो कॉरिडोर को लेकर अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। और इसी क्रम में चारधाम यात्रा के मार्गों पर 170 ड्रोन से नजर रखी जाएगी। ये अलग अलग स्थानों पर बनने वाली यात्री सुविधा के केंद्रों के आसपास ये तैनात रहेंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं स्वयं क्या पूरे जो हमारे तीर्थ यात्री आते हैं वो भी इसको मानेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है और ठोस कदम है जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने निकाला। और मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष नेहा जोशी ने संस्था के उच्च उद्देश्य पढ़ेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड के तहत मसूरी के सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को 250 स्कूल ड्रेस और स्वेटर और 500 कॉपियां उनको वितरित की हैं।
और वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज हल्द्वानी में NMOPS के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साथ ही कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।